कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। निरंतर अभ्यास करते रहिए। मैं लगातार अपने लेक्चर्स ला रहा हूँ, जिसका कि आप लाभ उठाइए। हेलो गाइस, मेरे चैनल का नाम है कॉम्पटेरिया। आज मैं झारखंड जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा पढ़हा शासन व्यवस्था। उरांव जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था है। झारखंड में उरांव जाति का प्रवेश 13वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियारुद्दीन खिलजी के साथ हुआ। इन्होंने ही शासन व्यवस्था को शुरुआत की। उरांवों ने मुंडा शासन व्यवस्था को ही अपने क्षेत्रों में लागू किया है और इसी को पढ़हा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। उरांव जनजाति द्वारा खेती के लिए बनाई गई उपयुक्त भूमि भुईहरी कहलाती है। कौन सी भूमि कहलाती है? भुईहरी भूमि कहलाती थी और इस गांव का मालिक भुईहर कहा जाता था। उरांव में पारस्परिक शासन व्यवस्था के निर्धारण हेतु पहले दीवान होते थे, जो धार्मिक और सामाजिक कार्यों को देखते थे, लेकिन अब बाद में पहान के सहयोग हेतु महतों का पद बनाया गया। इस तरह से आरंभ में पहान और महतो गांवों के अनुभवी लोगों के माध्यम से पंच पद्धति द्वारा ग्रामीण व्यवस्था का वो संचालन करते थे। उरांव में कहावत है, पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। मतलब पाहन गांव को बनाते हैं, लेकिन उसका संचालन कौन करता है? महतो। तो महतो किसका हो गया? जो चलाते हैं, जो शासन करते हैं, तो महतो। तो इसकी जो व्यवस्था का स्वरूप है, जो शासन करते हैं, ये इसका जो स्वरूप है वो स्तरों पे है। जो पहला स्तर है ग्राम स्तर। उरांव के गांवों में एक ग्राम पंचायत का गठन है, जिस ग्राम पंचायत के संचालन के लिए महतो, पहान, मांझी, बैगा ये संचालन करते हैं। तो महतो जो होते हैं वो भुईहर गांवों में सूर्य देवता के पास सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत ग्राम पंचायत थी। जो धर्मेश हैं सूर्य देवता, उनके बाद सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत कौन है? ग्राम पंचायत थी, जिसके प्रधान को महतो कहते थे। उनके प्रधान को ही महतो कहते थे, जो गांव के सामाजिक सांस्कृतिक जीवनों का रक्षक होते थे और अखड़ा शासन आदि के सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर होती थी। ये महतो गांव के सभी प्रशासनिक कार्य करते थे, इसलिए इन्हें स्वतंत्र प्रधान कहा जाता था। फिर आते हैं पहान। ये गांव में धार्मिक अनुष्ठान, पर्व, त्यौहार, शादी, ब्याह इत्यादि कार्य करते थे और इनके बदले इनको कर मुक्त ज़मीनें दी जाती थीं। इन भूमि को पहनई भूमि कहते थे। ये पद हमेशा किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता रहा था। इसके बाद माझी आते हैं, जो महतों की मदद के लिए माझी की नियुक्ति की जाती थी। ये महतों के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। फिर हैं बैगा। ये पाहन के सहयोगी होते हैं और इनका जो मेन काम होता है वो होता है ग्रामीण देवता की पूजा करके उनको शांत करना, और इनको वैद्य भी कहा जाता था। दूसरा जो शासन व्यवस्था का स्तर है पढ़हा शासन में, वो है पढ़हा स्तर। कई गांवों को मिलाकर, जैसे कि 5 गांव, 7 गांव, 11 गांव, 21 गांव या 22 गांव, इनको मिलाकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत गठित किया जाता था, जिसको पढ़हा पंचायत कहा जाता था। ये पंचायत 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच के विवादों का निपटारा करती थी और ये पंचायत निम्न, मध्य और उच्च 3 श्रेणी में विभाजित थी। निम्न पंचायत में किसी बात को प्रस्तुत किया जाता था, यहाँ निर्णय न हो तो मध्य पंचायत में विवाद को भेजा जाता था, और यहाँ भी निपटारा नहीं हो पाता था तो उच्च पंचायत में लोग अपील करते थे। पंचायत की कार्रवाई में पुरुष और महिला दोनों भाग लेते थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है कि पंचायत की कार्रवाई में पढ़हा स्तर पर पुरुष और महिला दोनों भाग लेते थे और ये उरांवों की मुख्य प्रशासनिक इकाई थी। इस पढ़हा स्तर के मुख्य 2 अधिकारी होते थे। पढ़हा राजा, ये पंचायत के प्रमुख होते थे और उन मामलों का निपटारा करते थे जो महतो द्वारा नहीं किया जा सकता था, या फिर महतो ने उस मामले को पढ़हा राजा के पास
ट्रांसफ़र कर दिया हो। और दूसरे थे पढ़हा दीवान। पढ़हा पंचायत में ये एक प्रमुख न्यायिक अधिकारी के पद पर थे। जैसे कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है, उसी तरह पढ़हा शासन व्यवस्था में पढ़हा दीवान काम करते थे। ये सभी पढ़हा राजाओं के ऊपर होते थे और उनके बीच समन्वय स्थापित करते थे। जिस मुद्दे पर पढ़हा राजा निर्णय नहीं ले पाते थे, उसे पढ़हा दीवान के पास ट्रांसफ़र किया जाता था। उरांवों की परंपरागत शासन व्यवस्था से जुड़े अधिकारी में कर लेने का प्रचलन नहीं था और प्रशासनिक दायित्व निभाने वाले अधिकारियों को इसके बदले कर मुक्त विशेष भूमि प्रदान की जाती थी। जैसे पढ़हा राजा को दी गई भूमि मझियस भूमि कहलाती थी और पाहन को दी गई भूमि पहनाई भूमि कहलाती थी और महतों को दी जाने वाली भूमि महतोई भूमि कहलाती थी और पहान के सहायता के लिए दी गई भूमि पनभरा भूमि कहलाती थी। इनकी पंचायत की बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछेगा कि किस शासन व्यवस्था में पंचायत में महिलाओं का भी योगदान था, तो आप लिखेंगे कि उरांवों की पंचायत बैठक में भी महिलाएं भाग लेती थीं, लेकिन मुंडा की पंचायत बैठकों में महिलाएं शामिल नहीं की जाती थी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि मुंडाओं की पंचायत बैठक में महिलाएं शामिल नहीं होती थीं और उरांवों की पंचायत बैठक में महिलाएं भाग लेती थीं। इसके बाद जो मैं अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट शासन व्यवस्था आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, माझी परगनैत शासन व्यवस्था। संथाल जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था को ही माझी परगनैत शासन व्यवस्था कहते हैं। ये संथाल सबसे बड़ी जनजाति हैं झारखंड की और इनके ही प्रमुख निवास स्थान को संथाल परगना क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र? संथाल परगना क्षेत्र। संथाली समाज शुरू से ही संगठित था और कई प्रशासनिक अभिलक्षण इसमें विद्यमान हैं। जैसे कि संथाली समाज सामूहिक और पारिवारिक जीवन में कई नियम और उपनियम से बंधा होता है। इनकी अवहेलना करने पर स्थानीय पंचायतों द्वारा विभिन्न प्रकार के दंड दिए जाते हैं, जो आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकार के होते हैं। संथाली समाज में अवैध संबंधों के आधार पर दिया जाने वाला सबसे कठोर दंड सामाजिक बहिष्कार है, जिसको कि बिटलाहा कहा जाता है। बिटलाहा क्या है? अवैध संबंधों के आधार पर, संथाली समाज में अवैध संबंधों के आधार पर दिया जाने वाला सबसे कठोर दंड जो है वो सामाजिक बहिष्कार है। वो तो सामाजिक बहिष्कार को बिटलाहा के नाम से जानते हैं। इस समाज द्वारा दिया जाने वाला सबसे छोटा दंड जो था वो करेला दंड था। करेला दंड है। इसमें जो दोषी पाए जाते हैं तो किसी व्यक्ति को 5 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दंड लगाया जा सकता है। संथालों की परंपरागत व्यवस्था सौरिया पहाड़ी जनजाति से ग्रहण किया गया था और सौरिया पहाड़ी जनजाति शुरू से ही लोकतांत्रिक और नियोजित थी और संथालों पर इसका स्पष्ट प्रभाव देखने को मिल जाता है। संथाल ग्राम सभा का नाम कहते थे मोड़े होड़। इसका मतलब है 5 आदमी की सभा, जिनमें कि ये निर्णय जो होते थे उसमें पारिवारिक संपत्ति का विभाजन, भूमि की अदला बदली, दत्तक संतान की स्वीकृति, घर जमाई की स्वीकृति, इस प्रकार से ऐसे निर्णय इसमें होते थे। संथालों की परंपरागत शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय थी, जिसमें पहला स्तर है ग्राम स्तर। हर संथाली गांव में एक गांव सभा गठित की जाती है, जिसको मांझी, जोग मांझी, प्रमाणिक, नायके, कुडाम नायक, गुड़ाइत, भगदो प्रज्ञा, लासेर, टेंगोए, सुसारिया और चौकीदार, ये सब मिलके चलाते थे। इतने अधिकारी काम करते थे। तो मांझी जो था वो संथाल गांवों का प्रमुख होता था। ग्राम स्तरीय पंचायत की मुखिया के पद के समान और जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। मांझी की सहायता के लिए नायक, देश मांझी, मोड़े मांझी, गुड़ाइत, परगनैत और जोग प्रमाणिक ही होते थे। मांझी का जो पद था वो वंशानुगत था, जो कि वंशानुगत चलता आता है।
ग्राम पंचायत के द्वारा जमीन जायदाद, तलाक, आपसी झगड़ा, कर वसूली ऐसी समस्याओं का समाधान करते हैं। और माझी हत्या जैसे गंभीर मामलों में निर्णय नहीं देते हैं। जोग माझी गांव में नैतिक व्यवस्था की देखभाल करते हैं। शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मांझी ही मदद करता है। जन्म विवाह संबंधी मामले पे महत्वपूर्ण सलाह देता है और विवाह से जुड़े विवादों का भी निपटारा जो है जोग माझी करते हैं। अगर माझी अनुपस्थित है तो प्रमाणिक पंचायत की बैठक करता है और माझी के कार्यों का निपटारा भी करता है। ये भी वंशानुगत है। ये मालगुजारी विहीन भूमि धारण करता है और इसको उपमाझी की भी संज्ञा दी जाती है। इनके सहयोगी जोग प्रमाणिक कहलाते हैं। नायके गांव का आर्थिक धार्मिक प्रमुख है, जो धार्मिक रीति रिवाज का जानकार होता है, इसे पूर्ण करता है रिवाजों को, और ये भी वंशानुगत पद है। इसे माझी द्वारा मालगुजारी विहीन भूमि मिलती है, लेकिन ये सरकार को मालगुजारी देता है। इसको नायके को सरकार को देना पड़ता है मालगुजारी। कुडाम नायक के काम में मदद करता है। भूत भगाने, तंत्र मंत्र सिद्धि करने में इसकी भूमिका होती है प्रमुख। और गांव से बाहर जो देवी देवताओं का पूजा पाठ संपन्न कराते हैं वो हैं कुडाम नायक। गोड़ाइत जो है गांव का अंतिम पदाधिकारी है। ये माझी के सचिव के रूप में कार्य करता है। माझी और प्रमाणिक के आदेश को सभी ग्रामीणों तक ये पहुंचाता है गोड़ाइत। गांव के लोग जो प्रबुद्ध होते हैं और विभिन्न झगड़ों पर पंचायत में बैठकर विचार विमर्श करते हैं, उनको भगदो प्रज्ञा कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? भगदो प्रज्ञा। और लासेर टैंगोर एक गांव के सुरक्षा प्रहरी होते हैं, जो बाहरी आक्रमण से गांव की रक्षा करते हैं। और गांव की ग्राम सभा के संचालनकर्ता होते हैं सुसारिया। ग्रामीण पुलिस की भांति चौकीदार काम करते हैं और माझी के आदेश पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी जो शासन स्तर व्यवस्था है वो है देश माझी प्रशासन। इनकी परंपरागत शासन व्यवस्था के अंतर्गत दूसरे स्थान पर देश माझी प्रशासन है। इसमें 5 से 8 गांवों को मिलाकर इसका गठन होता है। इसके प्रमुख को देश माझी कहते हैं। और संथाली लोगों में 5 से 8 गांवों में माझी मिलकर मूड़े माझी देश माझी का चुनाव करते हैं और ये माझी द्वारा न सुलझ सकने वाले विवादों को निपटारा करता है, देश माझी या मूड़ माझी। त्रिस्तरीय में जो तीसरा स्तर है वो है परगनैत प्रशासन। परगनैत शासन पद्धति में 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परगना निर्मित किया जाता है। इसके प्रमुख का नाम होता है परगनैत। 100 गांवों को मिलाकर एक नई प्रशासनिक इकाई बनती है, जिसका प्रमुख दिसूम परगना कहलाता है। 100 गांव का। और परगना के जो अधिकार है उसमें पहला है परगनैत। माझी और देश माझी मिलकर परगनैत का चुनाव करते हैं। 15 से 20 गांव को मिलाकर एक परगनैत चुना जाता है। सभी माझी का प्रधान होता है और माझी को मालगुजारी विहीन भूमि देता है। और परगनैत की उपस्थिति में शादी विवाह नहीं किया जा सकता है। यह विवादों का निपटारा भी करता है और गांव के सभी प्रकार के विवादों का निपटारा करके ये पंचायत के माध्यम से ही निपटारा करता है। किस प्रकार करता है? पंचायत के माध्यम से ही करता है। दिसूम परगना के बारे में हम चर्चा करते हैं। सभी परगनाओं का मुखिया राजा दिसूम परगना कहलाता है। यह माझी परगनैत व्यवस्था का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है और सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। जिन मामलों का निपटारा परगनैत के सभी सभा में नहीं हो पाती है, उसका निपटारा दिसूम परगना करता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब जो हम अगली शासन व्यवस्था पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। ये खड़िया जनजाति संबंधित परंपरागत शासन व्यवस्था है, जिसको बोलते हैं ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, जिसमें कि ढोकलो का मतलब बैठक से है और सोहोर का अर्थ है अध्यक्ष। खड़िया समाज का बैठक और उसकी अध्यक्षता करना ढोकलो सोहोर
से अभिप्राय है। ये बैठक ग्राम स्तर पर आयोजित की जाती थी, लेकिन अब के समय में ये संपूर्ण खड़िया समाज के लिए आयोजित होती है। अब ये पूरे खड़िया समाज के लिए आयोजित होती है। ये खड़िया जनजाति जो है, ये झारखंड की 5वें नंबर पे सबसे बड़ी जनजाति है। असुर और बिरहोर के बाद इस जनजाति का आगमन हुआ है और ये मुंडा जनजाति की ही एक उपशाखा है। इसके शासन पद्धति में मुंडा मान की व्यवस्था का स्पष्ट रूप देखने को मिल सकता है। ये 3 भागों में विभाजित है, जिसमें दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, सबर खड़िया, इस तरह के भागों में विभाजित होने के बाद और इसमें जो गुण पाया जाता है वो स्थानीय स्वशासन, लेकिन कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। ढोकलो खड़िया जनजाति की एक अखिल भारतीय महासभा 1934-35 में बुलाई गई, जिस महासभा को ढोकलो कहा गया। उद्देश्य क्या था? खड़िया समाज को सशक्त मजबूत बनाना इनका प्रमुख उद्देश्य था। जाति प्रथा का समर्थन किया गया इस बैठक में, लेकिन पंचायती राज प्रणाली का विरोध भी किया गया है। यहाँ पर भी इनकी व्यवस्थाएं त्रिस्तरीय हैं। तो ग्राम स्तरीय व्यवस्था में जो ग्रामीण पंचायत है वो धीड़ा कहलाता है और इस व्यवस्था का जो प्रधान है वो प्रधान कहा जाता है, मुख्य प्रधान है। इनके सभापति ढंढिया कहलाते हैं। प्रमुख पदाधिकारियों में प्रधान महतो, पाहन या कालो, डंडिया, डिहुरी, भगत या करटाहा, इस तरीके से हम पदाधिकारियों को जानते हैं। तो ये जो प्रधान महतो है ये प्रमुख है ग्राम पंचायत का। ये वंशानुगत पद है। शादी विवाह, लड़ाई झगड़ा, संपत्ति विभाग पर निर्णय देता है और इसी परंपरा के अनुसार ग्रामीण लोगों के सहमति से महतो को बदला भी जा सकता है। इन लोगों के सहमति से महतो को भी बदला जा सकता है। निर्वाचन जैसे हमारे यहाँ होता है तो सरकारें बदलती हैं, उस तरह प्रधान और महतो के मत से प्रमुख को भी बदला जा सकता है। गांव का धार्मिक प्रमुख पाहन या कालो कहलाता है, जो विभिन्न अवसरों पर कर्म पूजा, कर्मा पूजा, फागु पूजा, शादी विवाह और पूजा पाठ कराता है। ये भी वंशानुगत पद है और ये ग्राम समाज की सहमति से इस पदों को हटाया भी जा सकता है। पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान के पद को डंडिया कहा जाता है। इसके बाद है डिहुरी। धार्मिक प्रमुख जो इनके हैं इनको डिहुरी कहते हैं। ये धार्मिक कार्य करने के साथ साथ डंडिया के कार्यों में भी सहयोग देते हैं। प्रधान महतो और डिहुरी के कार्यों में जो मदद करता है उस अधिकारी का नाम है भगत या करटाहा। 20-25 गाँव के लोग मिलकर पंचायत के किसी योग्य व्यक्ति को करटाहा पद पर नियुक्त करते हैं और ग्रामीण प्रशासन के संचालन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बड़े ही ईमानदार, न्यायप्रिय, बुद्धिमान, सामाजिक संस्कारों के जानकार व्यक्ति को ही यह पद मिलता है और प्रत्येक गांव की जुड़ी घटना या समस्या की सूचना ये सोहोर को देता है। पूजा पाठ द्वारा खड़िया परिवारों के शुद्धिकरण का कार्य भी करता है, जिस संस्कार का नाम है भात भितार। ये वंशानुगत होता है और इनको किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलता है। दूसरा जो स्तर है ग्राम स्तर के बाद वो है खूट स्तर। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था की दूसरी इकाई खूट कहलाती है और इसमें अंतर ग्रामीण पंचायत होती है। खड़िया जनजाति के सभी गोत्र समुदाय को मिलाकर इसका निर्माण होता है। इसे पड़हा पंचायत भी कहते हैं।
इसे सभा को कुटुंब सभा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें खड़िया घाट नाम के प्रमुख अधिकारी, जो कि अंतर ग्रामीण परिसंघ या पढ़ा पंचायत जो होती है उसके भी ये प्रमुख होते हैं खड़िया घाट, और जो ग्राम स्तर पर नहीं निपटाए जाने वाले विवादों का निपटारा करते हैं। तीसरा स्तर है ढोकलो स्तर। खड़िया प्रशासन की तीसरी सर्वोच्च इकाई है। इसको महापंचायत के नाम से भी जानते हैं। ये वर्ष में एक बार होती है। सभी गांव के महतो, पहान, करटाहा इसमें भाग लेते हैं, और इसमें जो प्रमुख अधिकारी हैं उनमें ढोकलो सोहोर, जो कि नेतृत्व करने वाला अध्यक्ष या राजा होता है, और ये खड़िया जनजाति महापंचायत का प्रमुख होता है। बड़े बड़े मुकदमों पर निर्णय अपने मंत्रियों के परामर्श पर देता है। लिखाकड़, तिंजौकड़ इसके प्रमुख सलाहकार होते हैं। लिखाकड़ राजा का सचिव और मंत्री होता है, उसे सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करता है। और तिंजौकड़ राजा का खजांची होता है, जो आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। और दीवान होते हैं, जो राजा का प्रशासकीय सलाहकार होते हैं, जो कि प्रशासनिक कार्यों में उनको सलाह मशवरा देते हैं। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। झारखंड में कई प्रकार की गैर जनजाति निवास करती है, जैसे कि तेली, साहू, कुर्मी, महतो, मलिक, अंसारी। इस प्रकार से इनकी एक जातीय पंचायत होती है। इसका निर्णय सभी को मानना आवश्यक होता है। शादी विवाह, मरनी जीनी और किसी विवाद का निपटारा इसी पंचायत में किया जाता है। जाति पंचायत के एक अध्यक्ष हैं, जो सचिव की कार्यकारिणी के सदस्यों के सहायता में अपने कामों को पूरा करते हैं। जातिगत निर्णय को नहीं मानने वाले को दंड स्वरूप जाति से निष्कासित कर दिया जाता है, जिसको कि हम सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। इनके जातिगत पंचायतों में कुर्मी महापंचायत, महतो पंचायत, तेली साहू पंचायत, मलिक पंचायत, मोमीन कॉन्फ्रेंस इत्यादि बहुत पॉपुलर हैं। जाति पंचायत शासन व्यवस्था एक अद्भुत शासन व्यवस्था का प्रतीक है झारखंड के लिए। ऐसी शासन व्यवस्था उसी क्षेत्र में देखने को मिल सकती है जहां जनजाति और गैर जनजाति लोग एक साथ एक ही गांव में या अगल बगल ही निवास कर रहे हों। ये प्रशासकीय व्यवस्था कम और सामाजिक व्यवस्था ज़्यादा है। जनजाति एवं गैर जनजाति के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विवादों को सुलझाने के लिए जनजाति समाज के मुंडा, मानकी, मांझी, परगनैत इसमें से कोई स्थिति अनुसार गैर जनजाति समुदाय के जाति पंचायत के प्रमुख या सदानों के सामाजिक प्रमुख के साथ मिलकर समस्या का निदान करते हैं, और जिस पक्ष की गलती आती है उसी के समाज के रीति रिवाज और परंपरा रूढ़िवादिता के अनुसार आदेश दिया जाता है। आदेश नहीं मानने पर उसको समाज से बहिष्कृत किया जा सकता है। जाति पंचायत शासन व्यवस्था दो जनजाति समाजों जैसे मुंडा और उरांव समाज या संथाल और हो समाज या किसी भी प्रकार के अंतरजातीय विवाद का निपटारा किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के एक ही क्षेत्र विशेष में रहने वाले अलग अलग जनजाति समाज या गैर जनजाति लोगों के बीच सामाजिक ताना बोना नहीं बिगड़े, इसलिए ये गठन किया गया है। जनजाति समाज और गैर जनजाति समाज दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदान लोग मुंडा समाज को अपने बड़े भाई के समान आदर करते हैं। अब सदान हो गए जाति में और मुंडा जनजाति में, दोनों एक दूसरे को भाईचारा की तरह आदर देते हैं। अंतरजातीय पंचायत को बाला पंचायत या 84 पंचायत कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि 84 पंचायत और बाला पंचायत किस प्रकार की पंचायत है। अंतरजातीय पंचायत है। असुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। असुर क्या है? असुर जनजाति की शासन व्यवस्था अपने आप से ही शासित की जाती है। कम से कम 5 गांवों के मिलाकर पंच का निर्माण करते हैं। गांव के सभी विवाद का निपटारा पंच द्वारा किया जाता है। सभी वयस्क पुरुष इनकी बैठकों में शामिल होते हैं। इनके प्रमुख अधिकारी
महतो, बैगा, पुजार या गोडाइत होते हैं। पंच द्वारा शारीरिक तथा आर्थिक दोनों प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं असुशासन व्यवस्था में। और किसान जनजाति के लोगों द्वारा कई गांव को मिलाकर परगना पंचायत की स्थापना की जाती है, जो अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करते हैं। और इनकी जाति व्यवस्था में प्रमुख अधिकारी महतो, कोतवाल और सरदार होते हैं। बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को पंचायत के संचालन का पूरा खर्च उठाना पड़ता है किसान जनजाति शासन व्यवस्था में। कोल में इनके पंचायत का मुखिया माझी होता है और इन्हीं के द्वारा ग्रामीण मामलों का निपटारा किया जाता है। माझी द्वारा दिए गए फैसले को सभी को मानना ही पड़ता है। बैगा जनजाति जातीय पंचायत का प्रावधान है बैगा जनजाति में, और इनके पंचायत प्रमुख का नाम मुकद्दम है। मुकद्दम नाम से इनके सचिव होते हैं जो प्रधान है, और इन्हीं की सहायता से 2 पद बनाए गए हैं, सयान और सिख। बैगा जनजाति में गांवों तक संदेश पहुंचाने का काम चारीदार करता है। इसके बाद जो अगली जनजाति है सबर, पंचायत का प्रमुख प्रधान होता है और इनकी सहायता गोडाइन द्वारा की जाती है। गोडाइत इसकी सहायता करते हैं, जो सभी संदेश और आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस जनजाति के सभी ग्रामीण विवादों का निपटारा गांव के ही वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा किया जाता है, और ग्राम पंचायत के सभी पद इसमें वंशानुगत होते हैं। बिरहोर जनजाति, सर्वोच्च संगठन इनका जो है वो टंडा है। ये शिकार समूह के रूप में बटे होते हैं। इनके मुखिया नाये कहलाता है, जिनका सहयोग करते हैं दिगवार और कोतवाल। गांव के निपटारे में नाये की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बिरजिया जनजाति में पंचायत व्यवस्था है, इसमें बैगा, बेसरा, धावक और गांव के बुजुर्ग व्यक्ति शामिल होते हैं। मुखिया इसमें कोई भी गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति बनता है गांव का, और गांव के मामलों का निपटारा जाति पंचायत द्वारा ही किया जाता है। गोंड जनजाति, इनके पंचायत व्यवस्था का जो प्रमुख होता है वो मुखिया कहलाता है बैगा, जिसको सयाना के नाम से भी जानते हैं। और बैगा या सयाना का निर्णय सभी लोगों द्वारा मान्य होता है। कोई भी व्यक्ति इस निर्णय की अवहेलना कर दिया तो उसे समाज से बहिष्कृत भी किया जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जनजाति है करमाली जनजाति शासन व्यवस्था में पंचायत का प्रधान जो होता है वो मालिक कहलाता है, और ये वंशानुगत पद होता है। गांव के विवाह में, यौन अपराध में, गोत्र आदि पर मालिक ही न्याय प्रदान करता है। यहाँ परगना स्तर पर सतगवैया नामक पंचायत है, जो कि अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है। और इसी जनजाति व्यवस्था में 20-20 गाँव को मिलाकर एक पंचायत होती है, जिसको बाईसी कहते हैं। और पंचायत के बैठक की सूचना पहुंचाने वाले अधिकारी को गोडाइत के नाम से जानते हैं करमाली जनजाति शासन व्यवस्था में। कोरवा जनजाति में ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया कहलाता है। बड़ा मुखिया कोरवा जनजाति में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है, और बिटलाहा इस समाज के द्वारा दिया जाने वाला दंड का विधान है, और किसी व्यक्ति के समाज में अनैतिक संबंध के आधार पर यह दिया जाता है। लोहरा जनजाति, कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है इनकी। अपनी जातिगत समस्याओं का समाधान करने के लिए जाति पंचायत का ही प्रावधान है। सौरिया पहाड़िया बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है, जो कि प्रायः JSSC और JPSC में प्रश्न पूछ लिया जाता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति, इसमें ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है, और मांझी का कार्य सभी प्रकार के वाद विवाद का निपटारा करना है। सारे वाद विवाद का निपटारा जो है मांझी करता है। और गोड़ाइत इसकी सहायता करता है, जो कि संदेश वाहक का भी कार्य करता है।
15 से 20 गांव को मिलाकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण किया जाता है, जिसके प्रधान का नाम होता है नायक, और 70-80 गांव को मिलाकर प्रधान के रूप में सरदार की नियुक्ति भी करते हैं। और इनका कार्य क्या है? ये अंतर ग्रामीण विवाद का निपटारा करते हैं। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट जनजाति है, जो कि कई और भी प्रदेशों में ये जनजाति पाई जाती है, इसको कहते हैं खरवार। इस जातीय पंचायत की व्यवस्था के प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। अब मुखिया के सभी ग्रामीण मामलों का निपटारा किया जाता है। इनके द्वारा क्या होता है? सभी प्रकार के ग्रामीण मामलों का निपटारा किया जाता है। अब इसमें जो टर्मिनोलॉजी हमें मिलती हैं कि 4 गांव की जो पंचायत है उसको चट्टी बोलते हैं, 5 गांव की पंचायत को पचौरा बोलते हैं, और 7 गांव के पंचायत को सतौरा बोलते हैं। मुखिया के द्वारा अगर विवाद जाति पंचायत में नहीं निपट पाता है तो अंतर ग्रामीण पंचायत द्वारा इस विवाद को निपटाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति पंचायत का निर्णय नहीं मानता है तो उसको भी गांव से बहिष्कृत कर दिया जा सकता है। बंजारा जनजाति, इस जनजाति में कोई व्यवस्थित शासन प्रणाली नहीं है और गांव की समस्याओं के निवारण के लिए सामुदायिक परिषद गठन किया जाता है, जिसका कि प्रतिनिधित्व नायक करता है, और इस नायक का चुनाव होता है बंजारा जनजाति के सदस्यों द्वारा। इस प्रकार से मैंने जनजाति शासन व्यवस्था और जनजाति प्रशासन के बारे में अभी तक के लेक्चर्स में चर्चा की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, लेकिन सारे प्रश्नों के प्रश्न और जवाब मैं ही दूंगा, तो बहुत ही ध्यान से सुने। मैं प्रश्नों को पढ़ूंगा और उनके उत्तर भी क्रमशः आपको बताऊंगा, तो बहुत ही सीरियस होकर इस लेक्चर को सुने गाइस। विश्व की प्राचीनतम गणतंत्री शासन प्रणाली मानी जाती है मुंडा मानकी व्यवस्था। ध्यान रखिएगा, मुंडा मानकी व्यवस्था विश्व की प्राचीनतम गणतंत्री शासन प्रणाली। इसी व्यवस्था में चट्टी पंचायत या परहा पंचायत का गठन, ये बताइए कितने ग्राम समूह को मिलाकर मैंने बताया था? 15 से 20 ग्राम समूह को मिलाकर मुंडा मानकी व्यवस्था में पट्टी पंचायत या परहा पंचायत का गठन होता है। 15 से 20 ग्राम समूह। संदेश संप्रेषण का कार्य मुंडा मानकी व्यवस्था में डाकुआ करता था। कौन करता था? डाकुआ। पाहन को दी गई कर मुक्त भूमि, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को दी गई कर मुक्त भूमि को किस नाम से जानते हैं? तो गाइस इसका आंसर होगा डाली कटारी। मुंडा जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था को खूटकटी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में ग्राम प्रमुख का नाम होता है। बताइए आप, ग्राम प्रमुख का नाम क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में ग्राम प्रमुख का नाम होता है हातू मुंडा। कर्ता दीवान कोतवाल पांडे, ये किस मुखिया के या किस पदधारक के या किस राजा के अधिकारी थे? तो ये सब किसके अंडर में काम करते थे? सहयोगी थे परहा राजा। खुटकट्टी ग्राम सभा में पनभरा किसका सहयोगी होता था? कमेंट कीजिए आप। पहान का सहयोगी होता था। किस काल में मुंडा मानकी व्यवस्था भुईहरी व्यवस्था के नाम से जाना जाने लगा? इसका सही उत्तर होगा नागवंशी काल में। मुंडा मानकी क्षेत्र में जागीरदारी प्रथा का उदय किसके शासनकाल की विशेषता थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन है। मुंडा मानकी क्षेत्र में जागीरदारी प्रथा का उदय किस शासनकाल की विशेषता थी? ये मुगल काल की विशेषता थी। नागवंशी शासन व्यवस्था में भंडारी, बख्शी, घटवाल, ये जो अधिकारियों का पद था,
ये किस स्तर पर था, किस स्तर व्यवस्था पर ये नागवंशी शासन में भंडारी, बख्शी और गढ़वाल होते थे। आपको स्तर बताना है। त्रिस्तरीय व्यवस्था, द्विस्तरीय व्यवस्था मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये ग्राम स्तर व्यवस्था पे होते थे भंडारी, बख्शी और गढ़वाल नागवंशी शासन व्यवस्था में। और नागवंशी शासन व्यवस्था में ही वित्तीय मामलों का प्रमुख कौन होता था? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। नागवंशी शासन व्यवस्था में वित्तीय मामलों का प्रमुख दीवान होता था। पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है, ये कौन सी शासन व्यवस्था में कहा गया है? ये किस शासन व्यवस्था की कहावत है? बहुत ही चर्चित कहावत। पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है, ये पढ़ा शासन प्रणाली में कहा गया है। पढ़ा शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? पढ़ा शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? कमेंट कीजिए। उराव जाति से, उराव जनजाति से। पढ़ा शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा को दी गई कर मुक्त भूमि मझियस भूमि के नाम से जानी जाती थी। पंचायत में महिलाएं शामिल नहीं होती थी। किस जनजाति के पंचायत में महिलाएं नहीं शामिल होती थीं? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। इस प्रश्न के जवाब की मुझे इंतज़ार रहेगी। मेरे लेक्चर्स में से सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। खड़िया जनजाति के परंपरागत पंचायत में सबसे ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति किस पद पर नियुक्त किए जाते थे? ये करटाहा पद पर नियुक्त किए जाते थे। ढोकलो सोहोर व्यवस्था में तिंजौकड़ का कार्य क्या होता था? आय व्यय का लेखा जोखा रखना। खरवार जनजाति की अंतर ग्रामीण पंचायत क्या कहलाती थी? चट्टी, पचौरा या सतौरा। चट्टी, पचौरा या सतौरा। पचौरा में 5 गांव, सतौरा में 7। बैगा पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? इसको मुकद्दम बोलते हैं। संथाली शासन व्यवस्था में सर्वोच्च दंड कौन सा था? बिटलाहा। पढ़ा शासन व्यवस्था में ग्राम प्रमुख को किस नाम से जानते थे? महतो के नाम से जानते थे। संथालों की पारंपरिक शासन व्यवस्था माझी परगनैत किस जनजाति से ग्रहण की गई है? सौरिया पहाड़ी से ग्रहित की गई। संथाल ग्राम का सुरक्षा प्रहरी है। संथाल ग्राम जो थे उनके सुरक्षा प्रहरी का नाम क्या होता था? लासेर टेंगोए। तो गाइस, आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो प्रश्न के आंसर्स मैंने नहीं बताए हैं उसको कमेंट बॉक्स में आप उसके आंसर्स लिखेंगे, मैं उसको चेक करूँगा। तो गाइस, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये ज़रूर से कमेंट करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मेरे लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं इसके बारे में मुझे ज़रूर आप बताएं और कमेंट करें। मेरे लेक्चर्स अनवरत इसी प्रकार से आते रहेंगे, जो कि 7th JPSC PT और JSSC के सारे एग्ज़ाम्स के लिए और झारखंड के सारे एग्ज़ाम्स के लिए झारखंड GK के बहुत ही समायोजित और सुसज्जित कंटेंट मैं यहाँ पर आपको लेक्चर्स के माध्यम से देता हूँ। तो मेरे लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं वो आप कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे लेक्चर्स में क्या कमी है या मैं उसको और कैसे अच्छा बना सकता हूँ। तो गाइस, प्लीज़ 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 मेरे लेक्चर्स के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें। मेरे लेक्चर्स हमेशा आते रहेंगे। मैं झारखंड के अलावा UP PCS, MP PCS, UPSC और UP लोअर PCS, झारखंड TGT, PGT, JTET, BETET, REET, UP TET, CTET, UP एडेड जूनियर सिलेक्शन एग्ज़ाम, UP सुपर टेट, उत्तर प्रदेश की सभी प्रकार की परीक्षाएं, भारत की सभी वनडे परीक्षाएं जहां भी GK, GS, रीजनिंग, मैथ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी और स्कूल मैनेजमेंट, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह के जो भी विषय हैं, करंट अफेयर्स के भी मेरे बहुत ही अच्छे और रोचक लेक्चर्स आएंगे। इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी, काफ़ी सब्जेक्ट्स के मैं लेक्चर्स बनाता रहूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन पे भी मेरे लेक्चर्स आएंगे। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कुछ लेक्चर्स तैयार करने वाला हूँ। तो गाइज़, मेरे चैनल्स पे बने रहें और पढ़ाई लिखाई के जितने भी स्ट्रीम्स हैं, जो भी टॉपिक्स जहाँ तक मैं लेक्चर बना सकता हूँ, बराबर मेरे लेक्चर्स आएंगे। झारखंड GK के सारे लेक्चर्स को मैं बहुत ही सुसज्जित और समायोजित तरीके से बताऊँगा आपको।
तो प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को सुनते रहें और अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में देते रहें। मेरे चैनल का नाम है कॉम्पटेरिया। जय हिंद।